हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। इस लेक्चर में हम आगे एक तो थर्मोडायनेमिक्स को ही कंटिन्यू करेंगे और स्टार्टिंग हम करेंगे एक क्वेश्चन ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर पे। 1 सेकेंड प्लीज़। यस, तो शुरू करते हैं विद वन क्वेश्चन ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर एंड उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स पे आगे बढ़ेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ज़्यादा दिमाग बस दिमाग ही लगाना है इसमें। एक बार कंसेप्ट आ जाए, कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, कंसेप्ट सीखेंगे इसके पीछे, राइट। यस, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। 400 ml of CO2 gas at 0.892 bar pressure and 800 ml of methane gas at 0.921 bar pressure are put into a 2-liter flask. Calculate the total pressure of the mixture assuming temperature to remain constant. आप नोट डाउन करिए, मैं 1 मिनट में आई। यस, तो ये क्वेश्चन है 400 ml ऑफ CO2 गैस एट 0.892 बार प्रेशर। तो आपको इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है? इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि जो वॉल्यूम अगर 400 ml है किसकी, CO2 गैस की, तो उसका जो प्रेशर है वो 0.892 बार है। और आपको CH4 का गिवन है कि अगर ये इसकी वॉल्यूम में 800 ml लूँ तो 800 ml वॉल्यूम पर ये प्रेशर एक्सर्ट करता है 0.921 बार। ये दो डाटा आपको गिवन है। अब ये कह रहे हैं अभी तो इसका वॉल्यूम 800 ml है, तब ये प्रेशर 0.921 बार एक्सर्ट कर रहा है। इसका वॉल्यूम जब 400 ml है तब ये प्रेशर 0.892 बार एक्सर्ट कर रहा है। हमने क्या किया, इसको 2 लीटर के फ्लास्क में इन दोनों गैसेस को भर दिया। एक फ्लास्क लिया, एक भी जो भी कंटेनर लेना था लिया, उसमें CO2 भी भर दी और CH4 भी भर दी और इसकी कैपेसिटी है 2 लीटर। तो बताइए अगर मैं इसको इंडिविजुअली भरूँ 2 लीटर में या मिला इन दोनों को साथ में भरूँ, प्रेशर तो सेम ही एक्सर्ट करेंगे। मान लीजिए जब मैंने सिर्फ CO2 भर रखा था तब जो प्रेशर होगा और जब ये मीथेन के साथ प्रेजेंट है तब जो प्रेशर CO2 एक्सर्ट करेगा वो तो सेम ही होगा। हमने पढ़ा है पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन में। तो दैट मीन्स
अब हमें CO2 के लिए क्या निकालना है कि जब इसका वॉल्यूम 2 लीटर होगा तब ये कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा, और यहाँ निकालना है जब CH4 का वॉल्यूम 2 लीटर होगा तब ये कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तो और हमें गिवन है टेम्परेचर टू रिमेन कांस्टेंट, दैट मीन्स हम क्या यूज़ कर सकते हैं, बॉयल्स लॉ, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो अब आपको पता है P1 ये है, V1 ये है, P2 निकालना है, V2 आपको गिवन है। सिमिलरली यहाँ पे P1 ये है, V1 ये है, V2 गिवन है, P2 निकालना है। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम इसका प्रेशर और इसका प्रेशर निकालेंगे 2 लीटर में। जो भी प्रेशर आएगा उन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से अप्रोच करना था। आई होप द अप्रोच इज़ क्लियर टू यू, द क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू। सिंपली क्या रखा है, इतने वॉल्यूम पे इतना प्रेशर है तो इतने वॉल्यूम पे कितना होगा, इतने वॉल्यूम पे इतना प्रेशर है तो इतने वॉल्यूम पे कितना होगा, और दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि हमने दोनों गैसेस को सेम कंटेनर में मिक्स किया। सो इट इज़ क्वाइट एन ईजी क्वेश्चन, बट स्टिल कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो मैंने ये करा दी वैरायटी। मूविंग ऑन टू थर्मोडायनेमिक्स। जल्दी से एक बार लास्ट वाले लेक्चर का रिवीजन करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि हमने आगे क्या करना है। सबसे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने ये देखा कि थर्मोडायनेमिक्स का मीनिंग क्या होता है। उसमें हमने पढ़े 3 बेसिक टर्म, सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री, यूनिवर्स भी पढ़ा। सिस्टम के हमने टाइप्स पढ़े, ओपन, क्लोज्ड, आइसोलेटेड, और सिस्टम में हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। इसी के साथ हमने वो वाला लेक्चर एंड किया। अब हम आगे बढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में ही। ये लेक्चर थोड़ा सा छोटा होगा, बट जो 3rd लेक्चर होगा वो कल अपलोड होगा, तो उस लेक्चर में हम बेसिक प्रोसेसेस पढ़ेंगे। अभी वाला लेक्चर हार्डली 10 to 20 मिनट्स का ही होगा, तो उसको पढ़ लेते हैं। एक टर्म है स्टेट, एक होता है स्टेट वेरिएबल। अब इन दोनों की जब डेफिनेशन लिखते हैं तो इसकी डेफिनेशन में ये वर्ड आता है और इसकी डेफिनेशन में ये वर्ड आता है। ओके, एक बार डेफिनेशन लिखते हैं फिर मैं बताती हूँ आपको। अ सिस्टम इज सेड टू बी इन अ पर्टिकुलर स्टेट if it has a fixed value of state variables। ये चीज़ ध्यान रखिए, एक सिस्टम को हम एक पर्टिकुलर स्टेट में होने का मतलब है कि उसकी फिक्स्ड वैल्यू है स्टेट वेरिएबल्स की। तो मैंने बताया था जब हम स्टेट को डिफाइन करेंगे तो उसकी डेफिनेशन में स्टेट वेरिएबल वर्ड आएगा, और स्टेट वेरिएबल में क्या आएगा, द वेरिएबल्स यूज्ड टू डिफाइन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। एग्जाम्पल P, V, N, T, these are 4 स्टेट वेरिएबल्स। और मैंने ये भी बताया कि स्टेट वेरिएबल की डेफिनेशन में स्टेट वर्ड आएगा। देखिए, जब मेरे पास ये एक सिस्टम है अंडर कंसीडरेशन और मैंने लिखा कि इसका प्रेशर 2 atm है, वॉल्यूम इसका 2 लीटर है, टेम्परेचर ये 300 केल्विन पे है और मोल्स इसमें 3 है, तो मैंने क्या बताया कि इस सिस्टम का मैंने स्टेट वेरिएबल मतलब ये चारों चीज़ें, ये जो चारों वेरिएबल्स हैं उनकी एक फिक्स्ड वैल्यू असाइन कर दी। तो जब हम इनके वेरिएबल्स की फिक्स्ड वैल्यू असाइन कर देते तो हम कहते कि ये सिस्टम एक पर्टिकुलर स्टेट में आ गया। मान लीजिए मैंने इस सिस्टम के प्रेशर को बढ़ा दिया, वॉल्यूम को बढ़ा दिया, टेम्परेचर को घटा दिया,
और मोल्स को उतना ही रखा। तो अब इसके वेरिएबल्स की वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो गई, तो ये अब एक डिफरेंट स्टेट में आ गया सिस्टम। तो मैंने इस सिस्टम की स्टेट इस स्टेट से उस स्टेट तक चेंज कर दी। आई होप इन दोनों टर्म्स का मतलब आपको समझ आ गया है। स्टेट का हम एक सिस्टम को कब कहते हैं कि वो एक पर्टिकुलर स्टेट में है, जब हमने उसके सारे स्टेट वेरिएबल्स की एक फिक्स वैल्यू असाइन कर दी होती है। और स्टेट वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो यूज़ होते हैं टू डिफाइन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। तो एक छोटी सी बात थी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। अब आपको दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। एक होता है स्टेट फंक्शन, एक होता है पाथ फंक्शन। जब मैं ए से बी तक जा रही हूँ, तो अगर तो मेरा जो भी प्रॉपर्टी है वो उस पर डिपेंड करती है कि मैं कौन सा पाथ चूज कर रही हूँ जाने के लिए, तो वो प्रॉपर्टी कहलाती है स्टेट फंक्शन। बट अगर वो प्रॉपर्टी सिर्फ इनिशियल और फाइनल पाथ पे डिपेंड करती है और डिपेंड नहीं कर इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है और इस पे नहीं डिपेंड करती कि मैंने कौन सा पाथ लिया है, तो वो होती है पाथ फंक्शन। सॉरी मैंने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया। अगर कोई प्रॉपर्टी स्टेट सिर्फ इनिशियल और फाइनल पाथ पे डिपेंड करती है वो होती है स्टेट फंक्शन, और जो पाथ पे भी डिपेंड करे वो होती है पाथ फंक्शन। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। तो इसके नीचे डेफिनेशन लिखेंगे, प्रॉपर्टीज which depend only on initial and final value points, उनको तो कहते हैं हम स्टेट फंक्शन। और जो प्रॉपर्टीज which depend ऑन पाथ टेकन, उनको हम कहते हैं पाथ फंक्शंस। ओके, जैसे कि अगर मैं बताऊं, इसको आपको रटना है कि कौन सा स्टेट फंक्शन और कौन सा पाथ फंक्शन, रटना भी नहीं तो मैं इसकी एक्सप्लेनेशन भी देती हूँ आपको, रुकिए। जैसे आपका एंथैल्पी हो गया, एंट्रोपी हो गया, गिब्स फ्री एनर्जी हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, राइट, ये सारे होते हैं स्टेट फंक्शंस। क्या होते हैं ये स्टेट फंक्शंस? जैसे वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सारे क्या होते हैं स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन में आपके सिर्फ दो आते हैं, एक होता है वर्क और एक होता है हीट। जो हमने दो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़ी थी ना इस चैप्टर में स्टार्टिंग में, वो दोनों फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पाथ फंक्शन में आती हैं। इसको आप इजीली याद रख सकते हैं। देखिए, मेरे पास दो चीज़ें हैं, मुझे फर्स्ट फ्लोर से 11th फ्लोर तक जाना है। मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं लिफ्ट इस्तेमाल करूं या मैं स्टेयर से जाऊं। अगर मैं स्टेयर से जाऊंगी और अगर मैं लिफ्ट इस्तेमाल करूंगी, तो देखिए ये फर्स्ट फ्लोर है, ये 11th फ्लोर है। मैं एक तो स्टेयर से जा रही हूँ या मैं सीधा लिफ्ट से जा रही हूँ। मेरा वर्क ज़्यादा किस में होगा, मतलब वर्क मीन्स मेरी एनर्जी ज़्यादा खर्च कहाँ होगी। जब मैं स्टेयर से जाऊँगी तो मैं ज़्यादा थकी हुई पहुँचूँगी। इट मीन्स इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो सेम ही है, बट पाथ पे भी डिपेंड कर रहा है कि मेरी एनर्जी कितनी खर्च होगी, है ना। तो इसलिए हमने जो दो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं उनको पाथ फंक्शन कंसीडर किया। क्यों? क्योंकि ये पाथ पे भी डिपेंड करती हैं। देखो, इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो यही है। अब आप मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी, जैसे मान लीजिए इंटरनल एनर्जी को अगर आप पोटेंशियल एनर्जी मान लो, एक जैसे हम पोटेंशियल एनर्जी को भी यू से कंसीडर करते हैं ना, तो अब आप बताइए अगर मैं एच हाइट तक पहुंची तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh, इरिस्पेक्टिव कि मैं ऐसे गई या ऐसे गई, पोटेंशियल एनर्जी तो mgh ही होगी। बस इनिशियल और फाइनल के बीच के डिस्टेंस हाइट पे डिपेंड करता है।
इसलिए मैंने इंटरनल एनर्जी को यहाँ रखा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी में पोटेंशियल तो होती है, काफ़ी एनर्जीज होती हैं, और बट मैंने फॉर एग्जांपल दिया। बट जो मेरी हीट है, वर्क है, कि मैंने कितना वर्क किया, कि मैंने कितना स्वेटिंग की, हीट कितनी रिलीज़ हुई मेरी बॉडी से, वो तो डिपेंड कर रही है ना कि मैं लिफ्ट से जा रही हूँ या स्टेयर से जा रही हूँ। तो इसलिए हमने वर्क और हीट को पाथ फंक्शन रखा है और स्टेट फंक्शन हमने इन सब को रखा है, राइट। अब एक और चीज़, ये तो बेसिक डिफरेंस हो गए और एग्जाम्पल हो गए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे आए अगर, we can't determine the exact values of state functions, but can determine only difference। ये है स्टेट फंक्शन में। अब हम आते हैं पाथ फंक्शन में। वी कैन डिटरमाइन एग्जैक्ट वैल्यूज फॉर पाथ फंक्शंस। वेट अ मिनट, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम स्टेट फंक्शंस के एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं बता सकते, हम उनमें सिर्फ चेंज या उनका डिफरेंस बता सकते हैं, बट हम पाथ फंक्शंस का एग्जैक्ट वैल्यूज़ बता सकते हैं। इस पॉइंट को मैं एक फर्दर एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, मूविंग ऑन, हम ये पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, अगर मैं लिख रही हूँ डी यू और अगर मैं लिख रही हूँ डी क्यू, यू क्या है? स्टेट फंक्शन। क्यू क्या है? पाथ फंक्शन। मैंने कहा स्टेट फंक्शन में मैं डिफरेंस बता सकती हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकती, बट पाथ फंक्शन में मैं एग्जैक्ट वैल्यू बताती हूँ। देखिए, दोनों का ही मैंने डी यू लिखा है, डी यू डी क्यू लिखा है, स्मॉल डी लिखा है, दोनों के आगे डिफरेंस कहाँ आता है? इसका मतलब होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट। बट जब मैं इसको रीड करूंगी तो मैं इसको ऐसे रीड करूंगी, स्मॉल अमाउंट ऑफ डिफरेंस इन हीट। यहां मैंने डिफरेंस वर्ड यूज किया, यहां मैंने डिफरेंस वर्ड नहीं यूज किया। हम डिफरेंस कब यूज करते हैं? जब हमें किसी की इनिशियल वैल्यू नहीं पता, जब इनिशियल वैल्यू ज़ीरो ना हो या हमने सिर्फ इनिशियल वैल्यू ज़ीरो रेफरेंस में मान रखी हो, तब हम डिफरेंस वर्ड यूज़ नहीं करते। जैसे मान लीजिए हमने ये मान रखा है कि ग्राउंड पे हमने ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी लेनी है, ये रेफरेंस है, बट क्या एग्जैक्टली ग्राउंड पे ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी होती है? नो, ये तो हमने रेफरेंस मान लिया ना। अब ग्राउंड के नीचे क्रस्ट, कोर, मेंटल, ये सब भी होता है, तो जब हम कोर पे होंगे तब होनी चाहिए ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी। बट हमने क्या किया, फॉर आवर सिंप्लिसिटी हम किसी को भी एक रेफरेंस मान लेते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए और कहते हैं कि यहाँ पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है और इसके ऊपर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज आएगा, हालांकि एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं होती है। सिमिलरली तो इट मीन्स जब भी हम, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एक स्टेट फंक्शन है। सिमिलरली जब भी हम स्टेट फंक्शंस की बात करते हैं तो हम रेफरेंस लेके ज़ीरो बोलते हैं,
एग्जैक्टली वहाँ ज़ीरो नहीं होता। एग्जैक्टली तो हमें क्या पता चलता है, देखो मान लो ये ग्राउंड है और मैं एच हाइट तक गई, 2 मीटर तक गई मैं ऊपर, मैंने यहाँ पे ज़ीरो माना और मैंने कहा यहाँ 2GH है। बट अगर मैं यहाँ ज़ीरो मानूँ ही ना, मैंने कहा यहाँ पे तो 6 जूल है पोटेंशियल एनर्जी, और मैं ऊपर गई तो 6 जूल प्लस 2GH एनर्जी हुई। और ये जो 2GH है ये तो बेसिकली क्या है, डिफरेंस ही हुआ ना, कि यहाँ पे 6 जूल है, यहाँ पे 6 जूल प्लस 2GH है, तो ये जो 2GH हुआ, या सॉरी mgh, सॉरी मैं 2GH, मास को आप 2 मान लो, मैंने यहाँ 2 ही माना था शायद। देखिए अगर तो मैं यहाँ पे ज़ीरो पोटेंशियल मानूँ और मैं कहूँ कि मैं h हाइट तक गई, 2 मीटर तक गई, मैंने 2 मीटर माना था, सॉरी h की टर्म्स में डील करते हैं, छोड़ो 2 मीटर को भी। ग्राउंड पे ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी थी, मैं h हाइट तक गई तो मेरी पोटेंशियल हो गई mgh। मैं कह रही हूँ मैंने ज़ीरो ग्राउंड पे माना ही नहीं, मैंने माना ग्राउंड पे उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी 6 जूल। मैं इसको ऊपर लेके गई, यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी 6 जूल प्लस mgh। तो ये mgh क्या है, बेसिकली ग्राउंड और जो इस हाइट पे डिफरेंस था पोटेंशियल एनर्जी का, वो है। क्या mgh एग्जैक्ट वैल्यू है इस हाइट पे? नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू तो क्या है, 6 जूल प्लस mgh है। तो जब भी हम स्टेट फंक्शंस की बात करते हैं तो हम डिफरेंस वर्ड यूज़ करते हैं, और जब हम पाथ फंक्शंस की बात करते हैं तो हम डिफरेंस वर्ड यूज़ नहीं करते। अब जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगी तो इससे मुझे डिफरेंस मिलेगा, तभी मैंने डेल्टा वर्ड यूज़ किया इसकी इंटीग्रेशन करते वक्त। बट अगर मैं पाथ फंक्शंस का इंटीग्रेशन करूँगी तो मुझे डेल्टा क्यू नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, नॉर्मल क्यू, एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी मुझे। यहाँ मुझे चेंज मिलेगा इंटीग्रेशन करने पे, और यहाँ मुझे एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। ये चीज़ याद रखनी है। समझ आई? अच्छी बात, नहीं समझ आई याद ज़रूर रखनी है। ये समझ में नहीं है, इसमें क्या समझ आना, क्योंकि ये तो याद ही रखने वाली चीज़ है कि जब हम डी करते तो हमें डिफरेंस आता है, और जब हम इसका इंटीग्रेशन करते तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आती है। अब मैं एक बात बताती हूँ, कई बार आपने ऐसा पढ़ा होगा, ये होता है साइक्लिक इंटीग्रेशन। साइक्लिक इंटीग्रेशन का मतलब, मान लीजिए अगर मैंने किया दिस ऑफ डी यू, तो यू क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, राइट। तो ये साइक्लिक का मतलब होता है मैं यहाँ से चली, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई और वापस से यहाँ आ गई। तो बताओ यहाँ पे इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है, तो जो चेंज होगा u फाइनल माइनस u इनिशियल, वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो जब भी हम साइक्लिक इंटीग्रेशन करेंगे किसी भी स्टेट फंक्शन का तो वो आएगा ज़ीरो, क्योंकि हम साइक्लिक चलेंगे तो हम वापस से इनिशियल और फाइनल कॉन्साइड करेंगे, और स्टेट फंक्शन में जब हम इंटीग्रेशन करते हैं वो डिफरेंस देता है, और डिफरेंस किसका ले, u फाइनल माइनस u इनिशियल, और u फाइनल और u इनिशियल तो कॉन्साइड कर गए तो ज़ीरो आ गया। बट क्या साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू ज़ीरो होगा? नो। क्यों? क्योंकि ये पाथ पे भी डिपेंड करेगा, ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे नहीं, पाथ पे भी डिपेंड करता है। तो एक ये पॉइंट याद रखना है, एक ये पॉइंट याद रखना है। अब आपके पास 6 प्रोसेसेस आती हैं थर्मोडाइनमिक्स की, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, ठीक है, एडियाबैटिक, साइक्लिक और फ्री एक्सपेंशन। ये 6 प्रोसेसेस थर्मोडाइनमिक प्रोसेसेस हैं जो हमें पढ़नी है अपने अगले लेक्चर में। इतना आई होप सबको क्लियर है। बहुत छोटा लेक्चर था ये, सेकंड वाला।
ये होना चाहिए क्लियर आई गेस। और चलिए, जो थर्ड लेक्चर का मतलब जो मेरा अगला लेक्चर होगा उसका जो स्टेट ऑफ मैटर का क्वेश्चन है वो मैं अभी करवा देती हूँ, ताकि अगले लेक्चर में हम सीधा थर्मोडाइनमिक्स को ही कंटिन्यू करें। तो आज के लेक्चर में हम 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के, ताकि हम अगले लेक्चर में ना करें वो वाला क्वेश्चन। फिर हम 4th लेक्चर में स्टेट्स ऑफ मैटर का क्वेश्चन दोबारा करेंगे। चलिए क्वेश्चन लिखिए। ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द प्रेशर इन ATM exerted by 10 to power 23 gas particles each of mass 10 to power minus 22 gram in a container of volume 1 liter. RMS speed is 10 to power 5 centimeter per second. What is the total kinetic energy of these particles and what must be the temperature of the container? क्वेश्चन समझ आया? मैं समझा भी देती हूँ, और इसके एक्सप्लेनेशन मतलब सॉल्व तो हम मैथमेटिकली पूरा नहीं करेंगे, जो कॉन्सेप्ट है, जो फॉर्मूलाज यूज़ होने हैं, जो मेथड्स अप्लाई होने हैं, वो मैं बता रही हूँ। चलिए, हमें क्या क्या गिवन है वो हम एक जगह लिख लेते हैं। हमें n गिवन है, 10 to power 23 गैस पार्टिकल्स हैं। हमें m गिवन है, मोलर मास ऑफ गैस पार्टिकल्स गिवन है ग्राम में। वॉल्यूम गिवन है, RMS वेलोसिटी गिवन है, और हमसे क्या पूछा है? प्रेशर पूछा है, काइनेटिक एनर्जी पूछा है टोटल, और टेम्परेचर पूछा है। तो प्रेशर का तो सीधा सीधा फॉर्मूला है PV इज इक्वल टू 1/3 mNc²। प्रेशर आपको निकालना है, वॉल्यूम आपको गिवन है 1/3, तो 1/3 है ही। स्मॉल m आपको गिवन है, मोलर मास। n आपको गिवन है, c आपको पता है, c हेयर इज VRMS, और VRMS भी आपको गिवन है। याद रखिए यहाँ पे वॉल्यूम किस में होना चाहिए? SI यूनिट में होना चाहिए, राइट? वॉल्यूम क्या होना चाहिए आपका? SI में होना चाहिए, राइट? वॉल्यूम की SI यूनिट क्या है? मीटर क्यूब, तो वॉल्यूम मीटर क्यूब में होना चाहिए। मास kg में होना चाहिए। n तो n है ही,
और सी आपका मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए, तभी आपका प्रेशर जो होगा वो किस में आएगा, पास्कल में आएगा। तो आपको सारे वेरिएबल्स पता है, आपको प्रेशर बताना है। अब आता है टोटल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या थी, ऑफ वन पार्टिकल हाफ एम सी स्क्वायर, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी थी। देखिए जब भी आपको टोटल आप इसको एवरेज भी लिख सकते हैं। अगर मैं एवरेज को टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगी। सोचिए, एवरेज का मतलब क्या होता है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो अगर मैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी को n से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो क्या मेरे पास सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज मीन्स टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, यस। तो इसको मैं सिंपली n से मल्टीप्लाई कर दूंगी। हाफ तो हाफ होता ही है, m की वैल्यू आपको पता है c, यानी कि यहाँ RMS होता है। मैंने बताया था एवरेज लिखते वक्त यहाँ पे c एवरेज वाला नहीं आता, RMS वाला आता है, और यहाँ पे n भी आपको पता ही है। तो इससे आप काइनेटिक एनर्जी टोटल भी निकाल लेंगे। What must be the temperature? टेम्परेचर पूछ लिया, तो हमें पता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला होता है 3/2 kBT फॉर वन मॉलिक्यूल, और इसी की वैल्यू भी क्या होती है 1/2 mc स्क्वायर। देखिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर वन मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू 3/2 kBT, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर वन मॉलिक्यूल इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ mc स्क्वायर। तो ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल। यहाँ पे c क्या होगा, RMS वाला। तो इन दोनों को इक्वल करो, m की वैल्यू पता है, k भी आप निकालोगे R/NA करके, ठीक है। टेम्परेचर आपको निकालना है, c की वैल्यू आपको पता है। तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करके आपके पास टेम्परेचर की भी वैल्यू आ जाएगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ जिसमें हमने काफ़ी फार्मूलाज यूज़ करे हैं। तो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ लेक्चर। अगला लेक्चर होगा कल अपलोड। कल 2 लेक्चर्स हो जाएंगे अपलोड, ताकि आपका पिछले 2 दिन का जो बैकलॉग क्रिएट हो गया है वो कवर हो सके। थैंक यू, टिल देन पढ़ते रहिए, बाय बाय।